नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस 77 यानी SSC 77 पर। और हिंदी व्याकरण की एक ऐसी क्लास है जो कि पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के लिए रामबाण होने वाली है और मुख्य परीक्षा के लिए तो खास और बहुत उपयोगी है। आपके पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए देखिए कौन कौन से टॉपिक है इसमें। संधि, समास, लिंग वचन कारक, साहित्य, वर्णमाला, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, काव्यबोध और रस, क्रिया विशेषण, रस, छंद, अलंकार, वर्तनीय शुद्धि, यानी जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में उन सभी से संबंधित प्रश्न आपको हमारे इस क्लास में मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, PDF मिल जाएगा। PDF से आप अपनी तैयारी को कर पाएंगे अच्छे तरीके से। आप जब चाहे तब पढ़ पाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि मेहनत आदत बन जाती है, मेहनत यदि आदत बन जाए तो कामयाबी क्या हो जाती है, मुकद्दर बन जाती है। मुकद्दर का मतलब होता है तकदीर। यानी यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई सफलता नहीं है जो आपको ना मिल सके। आपकी तकदीर में सब कुछ हो जाएगा यदि आप मेहनत करते हैं। और हमारे चैनल पर आपको तैयारी करवाई जा रही विभिन्न परीक्षाओं जैसे शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता भर्ती, अग्निवीर, इंडियन नेवी शिक्षक व्याख्याता भर्ती, आत्मानंद विद्यालय CHSL, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज, सहायक प्रबंधक, BSc नर्सिंग, वन रक्षक, CRPF, SI, CGSI मेंस एग्जाम, SSC, CHSL, 10+2 जितनी भी परीक्षाएं उन सभी के लिए हमारे चैनल पर आपको क्लासेस मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए। आज की क्लास है ये हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, विद्या की देवी हैं आपकी माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी वीणा पाड़ी को हम नमन करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा? तद्भव और तत्सम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? इस नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। नहीं जो है वो लुटिया डुबो देता है। लोग नहीं ध्यान नहीं देते हैं और हाय समझ कर टिक मार देते हैं, तब तक आपका एक नंबर चला जाता है फोकट का। चलिए पहला ऑप्शन है गे है, दूसरा है दे है, तीसरा है धूल और चौथा है फूल। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि तद्भव नहीं है? जी हाँ मित्रों, बताना है आपको तद्भव और तत्सम में से। तो इनमें से तद्भव कौन सा नहीं है? जी हाँ मित्रों, सही हो जाएगा। यहाँ पर देह जो है वो तद्भव नहीं यानी कि तत्सम है। अब देखिए तत्सम शब्द होते कौन से हैं? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, प्रयुक्त होने लगे हैं और वो बिल्कुल इसी तरह से प्रयुक्त होते हैं जैसे लगता है कि वो हिंदी के ही हैं। तो संस्कृत के मूल शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं और जिनमें कुछ परिवर्तन होते होते एक स्थायी रूप में स्थिर हो गया और वह तद्भव हो जाते हैं। इनको पहचानने की विशेष ट्रिक है, यदि किसी शब्द के अंत में क्ष, त्र, श्र, ज्ञ, व्र, द्या, त्या या अनुस्वार आ जाए तो वह तत्सम शब्द होगा। जी हाँ मित्रों, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई तत्सम हो ही नहीं सकता। यह एक विशेष ट्रिक है। इसके अलावा और आप भी पढ़ते रहिए, पढ़ने से आपको अभ्यास करने से याद हो जाएगा। लेकिन एक विशेष प्रकार का ट्रिक है कि यदि इतने शब्द हैं, इतने वर्ड हैं, तब तो आप 100% श्योर हो जाए कि यह संस्कृत का ही है, इनकी तत्सम है। तत्सम और तद्भव का यही विशेष गुण है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो शुद्ध अशुद्ध की से है। आपको बताना होगा यहाँ पर कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। चलिए इसको हम यहीं पर काटते चलते हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय, या तो दर्शनीय ही होगा या फिर देखने योग्य ही हो जाएगा। ये दोनों साथ में नहीं आएंगे यानी इसका मतलब ये गलत हो गया। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह डिब्बा केवल भी है और मात्र भी। आप जानते हैं केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। आज भी दे दिया और वर्तमान भी दे दिया। ये दोनों सही कैसे हैं भाई? बताइए, गलत है। इसका मतलब यदि आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर सही जवाब कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। यह शुद्ध है। इसके अलावा जो तीनों वाक्य हैं वह अशुद्ध हैं। तो यदि आप शुद्ध लेखन करेंगे तो ही शुद्ध वाचन करेंगे, यदि आप शुद्ध वाचन करेंगे तो ही शुद्ध लेखन करेंगे। यानी शुद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला प्रश्न है,
निम्न में से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्षमता है, बड़प्पन है, ममता है या फिर लड़कपन है? बताना होगा आपको। सर्वनाम से बने भाववाचक संज्ञा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ममता। क्या हो जाएगा? ममता। ममता जो है वो क्या है बताइए? ममता यानी माँ की ममता, आपने देखा होगा। ममता भाववाचक संज्ञा है जो कि सर्वनाम से बनी हुई है। चलिए अब हम इसका पर्यायवाची देख लेते हैं, यानी ममता शब्द के पर्यायवाची क्या होते हैं। यानी इसका पर्यायवाची हो जाता है आपका स्नेह। किसी से आप स्नेह करते हैं ना। एक आता है कि निमंत्रण कार्ड में लिखा रहता है, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियव्रत तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। यानी स्नेह यानी कि प्रेम। स्नेह, प्रेम, उसके अलावा आपका हो जाएगा दया, फिर क्या हो जाता है कृपा, अनुग्रह। ये सभी क्या है? ममता के पर्यायवाची शब्द हैं। आप पर्यायवाची को भी याद करते चलिए, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया काल से। जी हाँ मित्रों, काल किसका मंडरा रहा है? परीक्षार्थियों का काल मंडरा रहा है इस वक्त, उनको जान लगी हुई है परीक्षा तैयारी करने में। निम्न में से किस वाक्य में हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। जी हाँ मित्रों, भूतकाल का प्रयोग हुआ है। पहला सेंटेंस दिया गया है जो कि कन्फ्यूजनिंग है थोड़ा सा, यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है गलत कर दें। गुरु जी आएंगे तो अध्यापन होगा। उसने खाना खाया और चल पड़ा। अब तक बस जा चुकी होगी। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। चलिए आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, एकदम परफेक्ट जवाब दिया आपने। इसका सही जवाब हो जाएगा सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, है ना। चलिए मैं आपको बता देती हूँ काल के प्रकार। जैसे आपका पहले काल हो जाता है, काल के 3 प्रकार हो जाते हैं ना। कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं इसमें? भूतकाल, भविष्यकाल और आपका आ जाएगा वर्तमान काल, है ना। भूत, भविष्य और वर्तमान हो जाएगा। ये है वर्तमान काल। ये तो हो गए काल के प्रकार। इसके अलावा आपको जो सबसे पहले आप देखेंगे क्या, हम देखेंगे सबसे पहले भूतकाल से क्वेश्चन था, भूतकाल उठा लेते हैं। भूतकाल के 6 भेद हो जाते हैं। सबसे पहला भेद हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा हो जाएगा आसन्न भूतकाल, तीसरा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल और चौथा हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, पांचवा हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल और छठा हो जाएगा हेतु हेतुमद भूतकाल, जो कि यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा गया है। यानी कि भूतकाल के 6 भेद हो गए। 6 भेद कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के भेदों को भी जानना आवश्यक है, तो इसके भी हो जाते हैं 6 भेद। कौन कौन से? सबसे पहले हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान काल और छठा हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। यह वर्तमान काल का 6 भेद हो गया। बाकी बच जाता है तीसरा, तो उसे हम क्यों छोड़ें, यानी भविष्य काल को भी देख लेते हैं। तो भविष्य काल के 3 भेद हो जाते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और तीसरा आपका हो जाएगा हेतु हेतुमद भविष्य काल। यह हो गए काल के भेद। आप इसे याद कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। चलिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो चैनल है SSC 77 यूपी वाला, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह से आप इस चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से इस पर भी प्यार बरसाइए। हम यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश में हो रही समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और कौन कौन सी क्लास? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश आयोग जो करवाता है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो कौन कौन सी परीक्षा करवाती है? यूपी SSC, यूपी PSC, यूपी RO, यूपी RO ARO, यूपी टेट, BEO, TGT, PGT, लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है टेट, इतने जितने भी एग्जाम यूपी सरकार करवाएगी उन सभी की तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो री एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट हिंदी वाला है उसे भी करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर क्लासेस अपलोड हैं, आप जाइए और उसे देखिए, उसका लाभ उठाइए। बिल्कुल मुफ्त में क्लासेस मिल रही हैं आपको, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। चलिए अब आप बताइए कि निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर विशेष फोकस करके भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में आता है, कर्मवाच्य, अकर्मक,
और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। देखिए, इसमें वाच्य से प्रश्न पूछा गया है तो हम आपको वाच्य बता देते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य यानी जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य यानी जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य यहाँ जहाँ पर भाव की प्रधानता दर्शाई जाए वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड है ना, आपको सब एक ही जैसे लग रहे होंगे। नहीं भाई, ध्यान से पढ़िए, सब एक ही जैसे नहीं, सब अलग अलग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आप शुद्ध शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे तो आप अशुद्ध कभी नहीं करेंगे, है ना। ये भाई वर्तनी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और यह शब्द जो बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस शब्द को शामिल किया गया है। चलिए आप बताइए, किस शब्द की संधि सही है? नदी धन अर्पण यानी नद्यार्पण, स्त्री धन उचित यानी कि स्त्रीयोचित, एक धन एक यानी एक एक, पितृधन अनुमति यानी पितृनुमति। इसमें आपको बताना है कौन में सही संधि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी पितृधन अनुमति यानी पितृनुमति। और इसमें संधि कौन सी है? संधि है इसमें यड़ संधि। हमने कहा था हमारे इस PDF में, इस क्लास में सभी टॉपिक से क्वेश्चन है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो कि आपके पाठ्यक्रम से बाहर हो या जो कि पाठ्यक्रम में हो और हमारे इस क्लास में ना हो, है ना मित्रों। बहुत ध्यान से पढ़िए इसे आप। चलिए आप बताइए, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। चलिए इसको हम यहीं पे स्पष्ट करते चलते हैं। कर्मधारय की विशेषता क्या होती है? इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी एक विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, विशेष्य और विशेषण। तो अब आप समझिए, विशेष्य और विशेषण होगा तो क्या करेंगे दोनों मिलकर के? वो दोनों लोग कर्मधारय समास का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर महात्मा, महात्मा यानी कि आत्मा कैसी है? आत्मा जो है महान है, आत्मा की विशेषता है महानता। और काला सांप, सांप कैसा है? काला है, यानी सांप की विशेषता है काला। नील कमल, कमल कैसा है? नीला, तो नीलापन जो है वो कमल की विशेषता बता रहा है। और अभी हमने कहा था विशेषण और विशेष्य का संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है, यानी ये तीनों तो आपको हो गए कर्मधारय समास। अब बाकी बचता है एक ऑप्शन, तो वो हो जाएगा आपका क्या? ये कर्मधारय समास नहीं है तो ये फिर कौन सा समास है भाई? ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। गजानन, गज के आनन के समान है आनंद जिसका, अर्थात देखिए बहुव्रीहि समास की विशेषता है, उसमें अर्थात निकलता है। अर्थात यानी गणेश भगवान, गणेश भगवान को कहा जाता है गजानन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है जब शंकर भगवान ने उनकी गर्दन को काट दिया था, माँ पार्वती क्रोधित हो गई थी, तब विष्णु भगवान ने गज, एक जो तुरंत पैदा हुआ गज था, उसकी गर्दन को काट कर गणेश भगवान को लगा दिया था। और तब से उनका जो मुख है वो हाथी के समान हो गया था, इसलिए कहा जाता है गज के आनन के समान है आनंद जिसका, यानी गज के मुख के समान जिसका मुख है। ऐसे कौन है? गणेश भगवान। या जहाँ पर अर्थात निकले यानी तीसरा अर्थ निकले वहाँ पर आपको हो जाता है बहुव्रीहि समास। स्पष्ट हुआ? चलिए आगे बढ़े। इनमें अर्ध विराम का सूचक आपको बताना है। अर्ध विराम सूचक चिन्ह कौन कौन से हैं? ये एक जो कॉमा लगा है ये हुआ, ये डैश है ये है, ये एक बिंदु और एक कॉमा, या फिर दो बिंदु ऊपर नीचे। इसमें से अर्ध विराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? ऐसा कौन सा चिन्ह है जो आपको यह सूचना दे रहा है कि भाई ये लग गया, इसका मतलब आधा विराम हो गया? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊपर एक बिंदु और कॉमा, ये अर्ध विराम हो गए, और जो सिर्फ कॉमा था ये अल्प विराम हो गया। और यह जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है, जोड़ने का कार्य करता है। यह जो चिन्ह है वह विवरण चिन्ह है, दो बिंदु ऊपर नीचे विवरण चिन्ह। जब कोई विवरण दिया जाता है तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर कार्यालयी जो व्यवस्था होती है, कार्यालयी पत्राचार जो होता है लेखन में, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चलिए आप बताइए, निम्न में से सभी महाप्राण वर्णों का समूह कौन सा है? महाप्राण वर्णों का समूह है खा, छा और ठा, मा, शा और धा, धा, चा, डा,
या, दा, घा। इसमें सही जवाब आपको देना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको उसका जवाब दे देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। जवाब इसका है खा, छा और ठा। वो भी कैसे हुआ, तो इसके लिए देखिए बहुत ही शानदार एक चार्ट दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने टीम को, जिसने इतनी मेहनत करके आपके लिए क्लास बनाई है। तो आप उस मेहनत को बेकार ना जाने दीजिए, परीक्षा में सत्य से सफलता हासिल करिए और आके हमें बताइएगा कि हमारी क्लास से, हमारे चैनल के द्वारा पढ़ाए गए कितने क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए। चलिए इसमें बताया गया अल्प प्राण किसे कहेंगे और महाप्राण किसे कहेंगे। तो आपको जब पहला हो जाए, पहला, तीसरा, अल्प प्राण, एक सूत्र भी हमने बताया था आपको कि 135 और अंतस्थ। अंतस्थ कहते हैं या, रा, ला और वा को। 135 और अंतस्थ जो है वो अल्प प्राण है, बाकी जो बचते हैं वो महाप्राण है। तो देखिए अब इसमें 135 क्या हो गया, 135 यानी जो आपको जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जैसे पहला जो वर्ग का जो पहला अक्षर है का, चा, टा, ता, पा, उसके बाद 35 यानी तीसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर यानी कि ग, ज, ड, द, बा, और पांचवा यानी कि अंगा, इया, अड़ा, नाहमा, ये जो हैं अल्प प्राण हैं। उसके बाद बचते हैं आपको दूसरा, चौथा, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म कहा गया है 24, यानी ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भा। ये 135 और अंतस्थ अल्प प्राण, 24 और ऊष्म, ऊष्म जानते हैं आप, तीनों सा हो गए और हा हो गए, ये हो जाएंगे ऊष्म। 135 और अंतस्थ जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं और 24 और ऊष्म महाप्राण हैं। याद हुआ होगा आपको, पिछली क्लासेस में हमारा जो प्रैक्टिस सेट उसमें बताया गया है। चलिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर अपना प्यार बनाए रखिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मित्रों आप लोग हमारे क्लास को देखते हैं, ऐसा नहीं देखते नहीं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, क्या वजह हो सकती है, हमें तो नहीं पता, हम तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। आप इतना तो सपोर्ट करिए हमारा। और हाँ, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 के नाम से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और हमारा जो यूपी वाला चैनल है जिस पर हम तैयारी करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली समस्त परीक्षाओं की, उसे भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वहाँ पर देखिए कौन कौन सी परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है वहाँ पर, तो यूपी ट्रिपल एस टी, यूपी पीएससी, यूपी आरओ, एआरओ, यूपी टेट, पीईओ, टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल की मुख्य परीक्षा, टेट, ऑल एग्जाम जो भी ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी की तैयारी हमारे क्लास पर चलाई जा रही है। और वीडियो री एग्ज़ाम हिंदी का मॉक टेस्ट वहाँ पर उपलब्ध है, आप जाकर के मॉक टेस्ट दीजिए और कितने क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं बताइए। वह परीक्षा भी आपको जून में होने वाली है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही न करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर भी अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न। निम्नलिखित में से असंगत कथन चुनिए। संज्ञा से उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम है, लेकिन सर्वनाम से पूर्वापर संबंध से संसार की किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। जी हाँ मित्रों, दूसरा है हिंदी वाक्य रचना में कर्तृपद का सामर्थ्य केवल संज्ञा एवं सर्वनाम में ही है। क्या यह सही है, गलत है, आपको बताना है। जब सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा सहित होता है तो सर्वनाम क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। यह सही है, गलत, आपको बताना है। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है, क्या है सही है, बताइए, जवाब दीजिए कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसमें जो असंगत है यानी गलत कौन सा है, गलत एक ही है, तीनों सही है। असंगत है, जब सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा सहित होता है तो सर्वनाम क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बाकी जो तीनों हैं वो सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें असंगत है। चलिए अब आप बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। देखिए सारे आपको जो डाउट बनते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो डाउट तुरंत क्लियर किए गए हैं, आप ध्यान से पढ़ते चलिए बस। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं और इन 6 भेदों के अंतर्गत सर्वनामों की संख्या कितनी है उनके बारे में भी हमने आपको बताया है। आज ही बता देते हैं क्या है। सर्वनामों की मूल संख्या 11 है। कौन कौन से, देखिए मैं जो कि उत्तम पुरुष में आता है, तू मध्यम पुरुष और आप अन्य पुरुष, ये है। कोई और कुछ जो है वो आ जाते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, जो करेगा सो भरेगा, ये संबंध बताया इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मित्रों यदि आपको कोई डाउट है तो आप जरूर हमें पूछें, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको देंगे। चलिए आप बताइए सर्वनामिक
यानी सर्वनाम धन संज्ञा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? यह पुस्तक राम की है, यह पुस्तक उपयोगी है। अब देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया क्या, इसमें यह सर्वनाम, यह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा पुस्तक से जुड़कर आया है। उक्त वाक्य में यह शब्द पुस्तक के लिए आया है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि यह सर्वनाम के साथ पुस्तक संज्ञा जुड़ी हुई है। यानी संज्ञा जो है सर्वनाम के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। यह पुस्तक, कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक। तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। परीक्षा में इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आए, क्योंकि हमने आपको इतना पढ़ा दिया है। चलिए देखिए आगे बढ़िए। सर्वनाम प्लस संज्ञा सार्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहले डाउट आपका क्लियर यहीं पर हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? 4 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया। आगे तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, अब आप बताइए कि 4 प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? निश्चयवाचक यानी संकेतवाचक सर्वनाम, है ना, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जो पुरुषवाचक होता है और निजवाचक, पुरुषवाचक में अभी आपको बताया गया था मैं हो जाता है ना, और निजवाचक में आप यानी स्वयं अर्थात के लिए हो जाता है। पुरुष में 3 हो जाते हैं, उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष, तो उनमें कभी सर्वनाम विशेषण नहीं बनते। चलिए अब आप सत्य कथन का चयन करिए। कौन से कथन का? सत्य कथन का। सर्वनाम तभी सर्वनाम है जब उसका प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर हो। सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि चिन्ह भी कहा जाता है। सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा सहित हो तो वह सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या ये कथन सभी सत्य हैं? इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा मित्रों? हाँ मित्रों बताइए, जल्दी फटाफट बताइए, बिल्कुल भी देर मत करिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका सभी सत्य हैं, यानी जितने भी फैक्ट दिए गए हैं तीनों ऊपर सही हैं। सर्वनाम तभी सर्वनाम है जब उनका प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर हो। सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि चिन्ह भी कहा जाता है। सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा सहित हो तो वह सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ये तीनों ही कथन सत्य हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन क्या है? सत्य है क्या? सत्य सत्य कथन का चयन करना है आपको। सभी कथन जो है इसमें असत्य हैं। देखिए आप भी कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज नहीं होना भाई, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को देखकर मुझे हंसी आ गई कि देखिए इसमें आप लोग क्या कर देते हैं। देखिए इसमें जो है सारे के सारे कथन जो हैं वो असत्य दिए गए हैं, और ऑप्शन भी ऐसा दे दिया गया कि सभी कथन असत्य हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में भी आपको सत्य और असत्य को देखते हुए चलना है अच्छे तरीके से। तो आपने हमारे चैनल पर पढ़ाई करी है, इसलिए आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। इसमें सारे के सारे कथन जो हैं वो असत्य दिए गए हैं ना मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, बहुत ही मज़ेदार रहा। चलिए अब आप बताइए कि यह हमारा घर है, यह हमारा घर है वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम यानी कि सर्वनाम है, विशेषण है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण है, फिर संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। अभी कुछ देर पहले मैंने स्पष्ट किया था, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, 100% श्योर हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर निश्चय हो जा रहा है यह हमारा घर है। यह किसका घर है? यह हमारा घर है। यह एक निश्चय कर रहा है, बता रहा है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, यह हमारा घर है। निम्नलिखित में से जुआरी, ये देखिए आगे जुआरी, जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा? जी हाँ मित्र, प्रत्यय आपको बताना है। री प्रत्यय लगा है, री लगा है, ई लगा है, फिर आरी लगा है। देखिए तो आप सबसे पहले कुछ ढूंढिए कि इसमें मूल शब्द क्या है। मूल शब्द तो है जुआ। ये जुआ जो लोगों के सिरों में पड़ जाती है ना, जुआ नहीं, जुआ बोलते हैं उसको। और एक जुआ होता है जब पुराने ज़माने में बैलों के साथ खेत की जुताई होती थी, तो उनके दोनों बैलों को आपस में जोड़ने के लिए लकड़ी का कुछ ढांचा टाइप बना के लगाया जाता था, तो उसको भी जुआ बोलते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो जुआ है वो कुछ और है। जुआ खेलने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? जुआरी कहते हैं। अब देखिए मेन शब्द जो आपका था जुआ था, अब जुआ में क्या जुड़ा कि वो जुआरी हो गया। तो स्पष्ट है इन चारों में से आरी तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ पहले से ही था, री जुड़ा है ना, तो बन गया जुआरी।
हमने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया, अब तो आप फटाफट दे ही लेंगे। तो सही हो गया अर्री शब्द, है ना, जुआरी शब्द। चलिए अब आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक, ये 4 अलंकार हैं। कौन से शब्दालंकार हैं, कौन से अर्थालंकार हैं, आपको बताने हैं। अर्थालंकार फिलहाल हम बताएंगे, शब्द ही आप बता दीजिए। शब्दालंकार यहाँ जो है वो रूपक नहीं है। रूपक अलंकार जो शब्दालंकार नहीं बल्कि अर्थालंकार है। अब चलिए, बहुत ही अच्छा चार्ट बनाया गया है, आप उसको देख लीजिए। शब्दालंकार, अर्थालंकार, मेन जो होते हैं आपके अलंकार के 2 भेद होते हैं, लेकिन एक भेद और माना गया उभय अलंकार, तो संस्कृति संकर कहा जाता है। अब देख लीजिए इसे, शब्दालंकार के भेद देख लीजिए। शब्दालंकार के जो भेद हैं उसमें आपका आ जाता है क्या, ये अनुप्रास अलंकार है ना, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, और अर्थ में आ जाएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। मतलब कि यहाँ तो +26 लिखा हुआ, इसके अलावा आप समझ लीजिए। देखिए आपने पढ़ा होगा कि किसौ ने 105 अलंकारों का प्रयोग किया, किसी ने 121 अलंकारों का प्रयोग किया, यानी अलंकारों की संख्या भी असंख्य ही समझ लीजिए आप। लेकिन मेन जो है, मुख्य जो है, हम लोग जो पढ़ते हैं, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। आपकी परीक्षा में सिर्फ इतने अलंकारों से प्रश्न पूछे जाएंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार कितने प्रकार हो गए हैं, है ना मित्रों, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आप इतनी अच्छी क्लास को देख रहे हैं, इतनी अच्छी PDF है, आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन पुलिस उप निरीक्षक की परीक्षा जो होने वाली है 26, 27, 28 मई को, उसके लिए तो खासतौर पर उपयोगी है। तो आप जरूर देखें और अपने उन मित्रों को जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके तक इसको शेयर करें, उनके तक पहुँचाएँ। कर भला तो हो भला, इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए। चलिए अब बताइए, श्रग एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्डों को सम्मिलित किया गया है? श और रा वर्डों को, या और रा वर्डों को, श और रा वर्डों को, श और आ वर्डों को। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप जवाब इसका दे देंगे। बिल्कुल दे दिया आपने, इसका सही जवाब हो गया श और रा वर्ड, ये दोनों मिलकर के बन गए हैं श्रा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? कमेंट करके बताइएगा, आप हमें भूलिएगा मत। आप कोई भी जवाब नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में, क्यों? इसका मतलब आप जो अपनी परीक्षा के प्रति सीरियस नहीं है, इसलिए आप जवाब नहीं देते हैं। जवाब दीजिए करिए भाई आप। निम्नलिखित में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? नरेश, सम्राट, नारेंद्र, देवर्षि। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा नारेंद्र। जो है वो नारेंद्र गलत दिया, यहाँ पर नरेंद्र होता तो सही हो जाता, लेकिन नारेंद्र दिया गया हुआ, ये थोड़ा सा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है क्या, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन, बहुत अच्छा। बहुवचन यानी कि हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। पौधा, आंसू, प्राण और लड़का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका प्राण हो जाएगा, और आंसू भी है। ये प्राण और आंसू, ये दोनों ही ऐसे जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। पौधा और लड़का जो है वो एक वचन में है, बहुवचन में नहीं है। चलिए बात बताइए, हवा लगने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हवा लगना, भाई वो हवा नहीं कि हवा चल रही है हमें हवा लग रही, वो हवा नहीं, ये मुहावरा है। और आपको पता है मुहावरा अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ बताता है, डायरेक्ट जो आपको दिखता है वो अर्थ नहीं बताता है। हवा लगने क्या मतलब हुआ? बीमार पड़ना, प्रभावशाली होना, नशे की आदत पड़ना, या फिर प्रभाव पड़ना। तो समझ तो गए ही होंगे आपको। आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे आपको हवा लग गई है। कौन सी हवा लगी भैया? आपको हवा लग गई है यानी कि प्रभाव पड़ गया है। विदेशी सभ्यता की हवा लग गई है ना, लोग कहते हैं ऐसे शहर की हवा लग गई है, यानी वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर, उसका प्रभाव पड़ गया है। हवा लगने का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, तो प्रभाव पड़ गया है। चलिए बात बताइए, आ उपसर्ग से बना है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग लगा हुआ? अवगत, अथाह, अनहित और अधपका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है अथाह। अथाह है ना, क्या हो जाएगा? अथाह। चलिए आगे बढ़िए और फटाफट जवाब देते रहिए। ये आपका मॉक टेस्ट है भाई, और साथ साथ इसमें क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी किया गया है। चलिए अब छंद से आ गया क्वेश्चन। बताइए किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियाँ, रोला, दोहा और सोठा, इन चारों में से कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडलियाँ, ऑप्शन नंबर ए।
कुंडलियाँ, ऐसा कुंडलियाँ रोला और दोहा के संयोग से बनता है। 6 चरण होते हैं। इस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा रहता है। देखिए इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। हंस घरेलू गिद्ध, उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई, क्षमादर व्याता सोई। चित्तवृत्ति यह दूर, कभी न किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। देखिए घर का जोगी जोगना, यहाँ पहले भी आया था घर का जोगी और अंत में भी आ रहा है घर का जोगी। तो इस छंद की विशेषता है कि प्रथम और अंतिम शब्द जो होता है वो एक ही होता है। इसके अलावा इसके बारे में विशेष क्या होता है? विशेष यह है कि कुंडलियाँ जो है वो दोहा और रोला, ये दोहा है, ये रोला, इन दोनों के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया। 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 6 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि कुंडलियाँ के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष जो 4 चरण होते हैं वो रोला से बने होते हैं। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यह हो गया आपको कुंडलीय छंद के बारे में। इसका उदाहरण हमने बता ही दिया, एक बार और बता दें क्या? चलिए बता देते हैं। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। हंस घरेलू गिद्ध, उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई, समादर व्याता सोई। चित्तवृत्तियाँ दूर, कभी न किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। तो घर का जोगी प्रारंभ में भी आया, अंत में भी आया। जलद, चलिए बताइए जलद। बहुत ही अच्छा शब्द है कि जलद का कौन सा समास, यानी जलद जो है वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या फिर बहुब्रीहि होगा? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि। जलद, जलद का मतलब होता है जल को धारण करने वाला। जल में एक हो जाता है आपका जलज। देखिए अब जल जो यहाँ पर जा लगा है ना, जल में उत्पन्न होने वाला। जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल उत्पन्न होता है। एक हो जाता है जलधि। जलधि विशाल विकराल बाल ज्वाल जालो लंक माने बेकुलिल रसना काल रसना पसारी, इस प्रकार की पंक्तियां हैं। जलधि का मतलब हो जाता है समुद्र। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, जलद यानी कि समुद्र, और एक आपको ये जलद दिया हुआ है। तो ये जलद जो है क्या है? आपका बहुब्रीहि समास है जलद, है ना। कर्मधारय समास, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तत्पुरुष समास, जैसे इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, तो करण कारक चिन्हों, जहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। द्विगु जो होता है आपका संख्यावाची समास होता है। और बहुब्रीहि तो हमेशा जो बताया जाता है अन्य पद प्रधान, तो तीसरा पद प्रधान होता है इसमें। यानी 2 पद होते तो हैं लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान ना होगा कि तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे अभी गजानन हो गया, दशानन हो गया, यानी इसमें एक विशेष अर्थ निकल जाता है। जलद, जल को धारण करने वाला, यानी कि बादल हो गया यहाँ पर। चलिए आप बताइए। बहुत अच्छा ही बहुत मज़ेदार है, पढ़िए इसको। सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। में कौन सा अलंकार है मित्रों? जी हाँ मित्रों, भाई कंफ्यूज नहीं होना आपको। कौन सा अलंकार है आपको बता देना है यहाँ पर फटाफट से। यमक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या फिर रूपक है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। यहाँ पर जितना भी ये सारंग है ना, इस सभी सारंग के अलग अलग अर्थ हैं। सारंग लय सारंग चली, सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग गई चोट। सारंग एक पक्षी होता है, सारंग का मतलब सर्प होता है, और सारंग का जो चिड़िया है सर्प है, और सारंग मतलब कपड़ा वस्त्र भी होता है, वो एक पतला झीना वस्त्र होता है। तो सारंग का कई अर्थ हो गया, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा की पहचान यह होती है जहाँ पर जन जानो मन मानो का उपयोग हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। श्लेष आपको पता है कि इसमें एक ही शब्द रहते हैं, उसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस प्रकार के हैं। और रूपक अलंकार आपका हो जाता है जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। चलिए आप बताइए अगला प्रश्न। निम्न विकल्पों में से पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा? जी हाँ मित्रों,
पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा? यह काम कैसे हुआ? जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। क्या राम पास हो गया? तो भाई सही जवाब तो आपने दे ही दिया होगा। गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा तो हमें पूर्ण विश्वास है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। जी हाँ मित्रों, अभी पहले आपने जो प्रश्न देखा था उसमें दिया गया था ना पुरुषवाचक मैं उत्तम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं उत्तम यानी कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष है, उत्तर नहीं है ये। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों पुरुष है ये। तो मैं उसमें आपका क्या हो जाता है? पुरुषवाचक हो जाता है। यह हो जाएगा आपका सही जवाब। हम चलेंगे आगे, पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन है आपके लिए। आपके फटाफट तैयारी आपके एग्जाम की होने वाली। चलिए आप पढ़िए। रचना के आधार पर वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? माफ कीजिएगा मित्रों, मैंने पहले ऑप्शन ही पढ़ दिया। चलिए बताइए, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? बार बार पढ़िए स्क्रीन पर, बताइए। फिर इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें जो वाक्य सही नहीं है, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये गलत है। बाकी तीनों जो है वो सही हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। कल वाला जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ था हमारा, उसमें हमने आपको बताया था वाक्य के बारे में, उसको आप जरूर देखिए। उद्देश्य और विधेय वाक्य आवश्यक घटक माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर बहुत सारी क्लासेस, यानी लगभग सभी विषयों क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। आप उसे जरूर से जरूर देखिए, है ना मित्रों। चलिए आप बताइए, अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं, 3, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार होते हैं वह 8 प्रकार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए और बताइए, इसमें है आपका, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं किया गया है? अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक? आप कारक के बारे में जानते हैं। कारक के बारे में पहले आपको हम बता देते हैं, कारक किसे कहते हैं। आप जानना चाहेंगे कारक किसे कहते हैं? तो कारक जो है वो कहते किसे कहते हैं मित्रों? यार आपका कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। और कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के भेद हैं 8 भेद। कौन कौन से? चलिए आपको हम बता ही देते हैं, पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद आप आंसर खुद ही दे देंगे किसमें किसका प्रयोग नहीं किया गया है ना। चलिए बताते हैं। पहले सबसे पहले कर्ता कारक हो गया सबसे पहले, जिसका चिन्ह है ने, कर्ता ने। दूसरा हो गया कर्म कारक जिसका चिन्ह हो जाता है आपका को, कर्ता ने कर्म को। तीसरा हो जाएगा करण कारक का चिन्ह हो जाता है से। आप याद करते चलिए, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। इस तरह याद करिए, फटाफट याद होगा। उसके अलावा आपका चौथा हो जाएगा संप्रदान कारक। चलिए इसको चिन्ह लिख देते हैं डायरेक्ट। संप्रदान कारक। उसके बाद हो जाएगा आपका अपादान कारक, फिर अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। इस सभी कारकों की विशेषता है कि सभी के पहचान चिन्ह हैं। तो अपादान कारक देखिए दूर या अलगाव की स्थिति में होता है ना। और करण कारक जो किसी भी चीज़ का कारण होता है, जैसे कि कारण यानी करने वाले का जो कारण होता है। अधिकरण यानी जो आधार होता है। संबंध जो संबंध स्थापित करता है। इसमें देखिए, चोर ने धन के लिए, चोर करता हो गया, धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। यानी इसमें धारदार हथियार से, यहाँ पर एक करण कारक भी हो गया। अब आप देखते चलिए, खुद ही आप स्पष्ट कर पाएंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप जवाब देंगे कि हाँ मैम इसमें ये नहीं है। बताइए, अब ये हो गया, हमने देखा चोर ने यानी कर्ता ने, धन के लिए। उसके बाद आपका हो गया करण कारक। देखिए इसमें करण कारक यानी कि धारदार हथियार से,
अधिकरण है जो गर्दन को अलग कर दिया। संबंध का के देखिए जहाँ पर आ जाए संबंध कारक हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको जो है इसका जवाब दे देते हैं पहले सही क्या होगा, उसके बाद आपको सबके एक उदाहरण बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब होता है आधार, किसी चीज़ का आधार। जैसे अधिकरण का जो चिन्ह होता है में पर। अपादान का मतलब होता है अलग, है ना। जैसे अपादान अलग या दूर, डर जहाँ पर आ जाए शर्माने के अर्थ में प्रयोग होता है, तो ये अपादान हो जाता है। अधिकरण यानी कि आधारोधिकरणम, संस्कृत का सूत्र है आधारोधिकरणम, ये हो जाएगा। फिर देखिए सबका एक उदाहरण हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कर्ता का उदाहरण। कर्ता यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे श्याम गा रहा है, श्याम गा रहा है, यह हो जाएगा करण कारक। कौन गा रहा है? श्याम गा रहा है। फिर हम देखेंगे कर्म कारक अक्ष, मैंने फल खाया। किसने फल खाया? मैंने फल खाया, यानी किसने के अर्थ में जो उत्तर मिले आपको वो समझ लीजिए आ जाएगा आपका कर्म कारक। किसने फल खाया? मैंने फल खाया। तीसरा आपका करण। करण का मतलब होता है करने वाला, यानी जैसे आपका होगा राधा ने गीता से बैट को मारा, एक माध्यम हो गया। किससे मारा? बैट से मारा। राधा तो कर्ता हो गई, गीता को यानी कर्म हो गया। किससे मारा? बैट से मारा। तो बैट यहाँ पर क्या हो गया? करण कारक हो गया, ये माध्यम बन गया इसका। संप्रदान कारक। ये संप्रदान कारक मतलब होता है जैसे किसी को कुछ दिया जाए। लक्ष्य ने लवी को चॉकलेट दिया। क्या दिया? चॉकलेट दिया। लक्ष्य ने लवी को चॉकलेट दिया। अब देखिए अपादान। अपादान मतलब होता है जहाँ पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो। अलगाव के अलावा भी जैसे दूर जाए या डर जाए, कोई शर्मा जाए, तो वहाँ पर भी आपका अपादान कारक ही होगा। जैसे मैं बस से उतर गई, तो मैं क्या हुई? बस से अलग हो गई। अलग होने की स्थिति यानी अपादान यानी अलग होने की स्थिति। हिमालय से गंगा निकलती, यह उदाहरण ही बहुत बार आपने सुना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती हैं, मैं बस से उतर गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अब देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होगा? लवी कार में बैठ गई। किसने बैठ गई? कार में बैठ गई। तो आपको जो अधिकरण में पर चिन्ह था ना, अभी हमने बताया था अधिकरण में पर, ये जैसे टेबल पर किताब रखी है, तो कहाँ रखी है? टेबल पर रखी है। में जिसका आधार हो किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए, तो आधार ही आधारोधिकरणम। आधार जहाँ पर निर्धारित कर दिया जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, ऐसा संस्कृत के सूत्रों में कहा गया। और जानते हैं संस्कृत तो हमारी आदि जननी है। तो अब संबंध, जैसे बहुत ही आसान संबंध, यह रवि का घर है, यह जो है रवि का घर है, यह सीता की किताब है। किसकी किताब है? सीता की। किताब और सीता के मध्य में संबंध स्थापित कर रहा है क्या? की, यानी इसका जो चिन्ह है का की के किसका चिन्ह है? संबंध कारक का चिन्ह है। इसके अलावा क्या बचता है? संबोधन। संबोधन तो बहुत ही आसान है, हे, अरे, वो, इस प्रकार का जो होता है संबोधन है। चलिए आप बताइए कि निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें। अभिजात्य, आध्यात्मिक, हथनी और पुनरावलोकन। शुद्ध कौन सा? आप फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास ना होने पाए, नहीं तो आप बोर हो जाते हैं। चलिए इसका शुद्ध जो है वो क्या है? हथनी है। हित में शुद्ध हथनी है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए उनके शुद्ध रूप आप देख लीजिए, नहीं गलत करके आ जाएंगे। अभिजात्य नहीं आभिजात्य लिखा जाता है। आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक लिखा जाता है। पुनरावलोकन नहीं पुनर्वलोकन लिखा जाता है ना। तो शुद्ध लेखन करेंगे तभी शुद्ध वाचन करेंगे, शुद्ध वाचन करेंगे तभी शुद्ध लेखन करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। हमेशा ही मैं कहती रहती हूँ, यानी शुद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए बताइए निम्न में से किस शब्द में धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विशिख, कोदंड, चाप, सरासन। सुना हर कोदंड कठिन जही भंजा, तही समेत निपदल मत गंजा। सुंदरकांड में है ना ये कोदंड। चलिए बताइए धनुष का पर्यायवाची जो नहीं है वह है विशिख। विशिख किसका पर्यायवाची है? बाण का पर्यायवाची है। इसके अलावा बाण को और क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, पदच्युत। मनमाना यानी मन से माना, ईश्वर दत्त ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, तुलसीकृत यानी तुलसीदास के कृत तुलसी द्वारा निर्मित, पदच्युत यानी पद से अलग। इन सभी का विच्छेद करने पर भी आपको कारक मिल जाएंगे, और कारक जब मिल जाएंगे तो आप बता पाएंगे। पदच्युत यहाँ पर करण तत्पुरुष क्योंकि अलग हो जा रहा है, पद से च्युत यानी क्या हो जाएगा आपका? बताइए, आप खुद बताइएगा। अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल गलती नहीं करने वाले आप, जरूर बताइएगा। चलिए आप बताइए क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता।
वाक्य में संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, किसमें? क्रिकेट टीम में। जी हाँ मित्रों, पूरे वाक्य में थोड़ी संज्ञा पूछ रहे हैं आपसे हम, अलग बताइए। क्रिकेट टीम जो है उसमें बताइए आप कौन संज्ञा है। क्रिकेट टीम में हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा यानी ग्रुप का जो बोध करवाए वह हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे स्कूल, सेना, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, जो भी हो ये सब हैं। अष्टादश, अष्टादश का तद्भव क्या होगा? 8-10 आदेश, अन्न, 8 देश या फिर 18? बताइए। बहुत अच्छे जवाब दिए गए यहाँ पर, आशा करते हैं आप सही जवाब देंगे। 18 जी हम तो। अष्टादश यानी कि 18। संस्कृत की गिनती भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, क्योंकि वो तत्सम में आ जाता है ना भाई, तत्सम के रूप में तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आप बताइए, एकोनविंशत, एकोनविंशत का क्या होगा? एकोनविंशत किसका तत्सम है? आप हमें बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। और कहाँ जवाब देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिए, ना टेलीग्राम में दे दीजिए, आप जहाँ जवाब देना चाहे दे सकते हैं। चलिए बताइए, अज्ञानी शब्द का तद्भव क्या होगा? आशीष, अनजान, ज्ञान वाला या फिर ज्ञान से परिपूर्ण तद्भव पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा अनजान, अज्ञान, जिसे हम कहेंगे अज्ञानी कहा जाता है। क्यों? ज्ञा और इया के संयोग से बना हुआ है ज्ञा, इसीलिए ज्ञा को पढ़ा जाता है ज्ञा। लेकिन हमारे प्रचलन में हो गया है ज्ञा, तो हम क्या ही पढ़ते हैं, सोचते हैं जो ज्ञा बोल रहा है वो गलत बोला। नहीं मित्रों, जो ज्ञा बोल रहा है वो शुद्ध बोल रहा है। और अधिकतर आपने देखा होगा लोग ज्ञा ही बोलते हैं। क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूँ? क्या मैं पुस्तक खरीद लूँ? वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक, यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया था, हमने जब बताया भी था, एक्सप्लेन किया था। चलिए आप बताइए, श्याम बहुत तेज बोलता है। कैसे बोलता है? बहुत तेज बोलता है। वाक्य में कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया। ये सभी क्रियाएं हैं, और सभी क्रियाएं हैं तो सही क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया। बहुत तेज बोलता है, अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर नाम धातु या सकर्मक संयुक्त क्रिया नहीं है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। छी छी इतनी गंदगी, छी छी इतनी गंदगी, वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय या फिर संबंध बोधक अव्यय? कौन सा अव्यय होगा भैया? चलिए बताइए फटाफट से। इसका सही जवाब हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे, वो, हरे, वाव, ये सब जहाँ आते हैं वहाँ पर हो जाता है विस्मयादि बोधक। छी कितनी गंदगी है, वाव कितना सुंदर है, इस प्रकार जो शब्द आएंगे वहाँ पर विस्मयादि बोधक। अरे तुम जीत गए, तो विस्मयादि बोधक हो जाता है ये सब, है ना। चलिए अब बताइए, निधड़क में कौन सा समास है? निधड़क, कैसा धड़क? निधड़क, अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। फटाफट जवाब दीजिए, बिल्कुल लेट मत करिए आप। सही जवाब हो जाएगा इसका अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की विशेषता क्या है? पहला शब्द जो होता है वो अव्यय होता है, अव्यय यानी कि उपसर्ग होता है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी। धड़क शब्द का और इसमें अव्यय लगा हुआ है नी उपसर्ग होने के कारण इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। चलिए बताइए, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य? वाच्य हमने बताया था आपको, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता आपको दिखाई जाए, इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर कर्तृवाच्य की विशेषता, यानी रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। भाई यहाँ पर रोहन ही तो है जो दिनेश को मार रहा है, इसकी विशेषता किसकी, प्रधानता किसकी है? प्रधानता है रोहन की, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कर्तृवाच्य। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका सही जवाब आप बिल्कुल देंगे। मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। इन सभी आपको बताना सही वाक्य कौन सा है जो सही वाक्य नहीं है। मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं भाई? कुछ तो प्रयोजन होगा, हमको बताना इसमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम लोग यह काम जो है वो कर लोगे। यह प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। बताइए, सही जवाब दीजिए, कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लो। उपेक्षा नहीं होगा भाई, अपेक्षा होगा यहाँ पर। उपेक्षा मतलब किसी को नेग्लेक्ट करना, उपेक्षित करना। यहाँ पर होगा मैं उपेक्षा करता हूँ, तो ये सही नहीं भाई, गलत हो गया। देखने से पता चल रहा है आप
कैसे कैसे हो भाई, गलती कर देते हो आप लोग। गलती नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। चलिए अब आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कटक और कंटक का सही अर्थ है? घर, संसार, कीमत, जड़, सेना का समूह और कांटा। इनमें से कोई नहीं। लग गया आपको चाटा। बताइए जल्दी फटाफट से। सही जवाब हो जाएगा सेना का समूह, यानी कटक का अर्थ होता है सेना का समूह और कंटक का अर्थ होता है कांटा। वही कांटा जो लग जाता है लोगों को पैरों में, है ना, चुभ जाता है, कांटा चुभ जाता है। क्या होता है? कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभने ना पाए भाई। चलो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द? समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द प्रधान और प्रदान का अर्थ है मुख्य, देना, प्रधान जनजाति और दान करना, गौड़, देना। इनमें से कोई नहीं। तो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। जवाब दे देते हैं मुख्य, यानी प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। आपके गांव में प्रधान होते हैं ना, उन्हें मुखिया कहा जाता है। और प्रदान यानी को कुछ देना, किसी को दान करना। तो हो गया इसका सही जवाब। ये निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द समूह भाववाचक संज्ञा में? दूरी, देरी, वाहवाही, अज्ञानी, उलझाव, झुंझलाहट, थकावट, कटाई, प्रतापी, लालिमा, हानि, सौभाग्य, डकैती, अतिथि, नौकरी और यौवन। आपको बताना है इसमें से शब्द भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी है। भाववाचक आप पहचानते हैं ना उन्हें आप देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन कौन से हैं वो। उलझाव, देखिए उलझाव कोई देखता नहीं है, झुंझलाहट हो रही है, लोगों को थकावट हो गई है, कटाई। तो ये क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। भाव ही तो हैं ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का विलोम युग्म गलत है? मुख, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख, विमुख। भाई बता देंगे आप, बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हैं हमारे। सही जवाब बता देंगे आप, बिल्कुल बता दिया आपने, एकदम सही जवाब। मितव्ययी और अल्पव्ययी। मितव्ययी भी होता है कम खर्च करने वाला, और अल्पव्ययी का मतलब भी होता है कम खर्च करने वाला। तो यहाँ पर पूछा गया था विकल्प ऐसा बताएगा जिसका विलोम युग्म गलत है। तो भाई विलोम नहीं, दोनों ही ये हो गए समानार्थी, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा सही। चलिए आप बताइए, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। जी हमें तो द्वंद्व समास बताना है। कृष्णार्जुन, 63, उचितानुत, युधिष्ठिर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर क्यों? युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, उचित और अनुचित, यहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा। और युधिष्ठिर में द्वंद्व समास नहीं होगा। मधुशाला किसकी रचना है? बाप रे, मधुशाला आ गई भाई। बताइए मधुशाला किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। बिल्कुल गलती नहीं करने वाले हैं आप, ये तो आपको आता ही होगा। मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन जी की। उसके अलावा चलिए इन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है साकेत, बहुत ही अच्छी रचना है इनके, जिसमें इन्होंने उर्मिला को मुख्य पात्र बनाया। साकेत है इनका, यशोधरा है, द्वापर है, जयद्रथ वध है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को तो बच्चा बच्चा जानते हैं, इन्होंने गीतांजलि लिखा। इस पर इन्होंने 1913 में क्या मिला था? बताइए, आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे इसको, कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना पर पुरस्कार दिया गया था और किस सन में दिया गया था, कौन सा सम्मान दिया गया, इसको बताना है। और मुंशी प्रेमचंद भाई कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, जो भी ना कह दिया जाए इनको। इन्होंने कितनी सारी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। तो इन्होंने उपन्यास इनका जो लिखा हुआ है गोदान, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। गोदान है, निर्मला है, गबन है, सेवा सदन है, कहानियाँ आप पढ़ते हैं, कफन, और उसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बहुत सारी कहानियाँ लिखी। तो आप अगर मौका मिले, आपको आपके पास टाइम रहता है, तो आप मुंशी प्रेमचंद जी को जरूर पढ़िए। मैथिली शरण गुप्त जी तो अनोखे है ही। उन्होंने अपने काव्य में ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तित्व को उभारा है जिसे कि दुनिया ने उपेक्षित कर दिया। जैसे यशोधरा को उभारा है उन्होंने, और उर्मिला के बारे में उन्होंने लिखा है, तो बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। चलिए इसको जरूर पढ़िएगा आप। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन से वाले? यूपी वाले को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। आप प्रत्येक क्लासेस को देखिए, उसके नोट्स बनाइए। आपकी जब परीक्षा आएगी तो आप देखेंगे कि 100% क्वेश्चन आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगे। वीडियो का री एग्ज़ाम आपका जून में होने वाला है, उसके लिए भी मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उसे देखिए, और जो भी टॉपिक आप चाहते हैं आप हमें डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें ये क्लासेस दीजिए, आप हमें ये सब टॉपिक पढ़ाइए, हम जरूर लेकर आएंगे क्लासेस। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा जो स्मार्ट टीचर क्लासेस 77 वाला चैनल है, उस पर आप जाएंगे, देखेंगे कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट में लगभग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस है, तो आप उसे जरूर देख डालिए बात, ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और ये उत्तर प्रदेश का नक्शा, प्यारा सा नक्शा है, आप इसे बनाना सीख लीजिए।
बहुत अच्छा होता है। हाँ मित्रों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, आधुनिक इतिहास की क्लास। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं हमारे चैनल पर, आप उसे जाकर देखिए, आपको चैनल को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। इतने अच्छे तरीके से इतिहास को पढ़ाया गया है हमारे चैनल पर। इतिहास तो आपका रीजनिंग है, करंट अफेयर है, जीके जीएस है, साइंस है, सभी क्लासेस हैं। आप जाकर देखिए तो सही, आपको सभी मटेरियल्स मिल जाएंगे आपके सभी परीक्षाओं के लिए। कौन कौन सी परीक्षाएं, ये जितनी परीक्षाएं, शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता भर्ती, अग्निवीर, इंडियन नेवी, शिक्षक व्याख्याता भर्ती, आत्मानंद विद्यालय, एसएससी, सीएचएसएल, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज, सहायक प्रबंधक, बीएससी नर्सिंग, वन रक्षक, सीआरपीएफ, एसआई, सीजी, एसआई मेंस एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, 10+2 ये जितनी भी परीक्षाएं, उन सभी से संबंधित क्लासेस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। आप जरूर जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पर भी अपना प्यार बनाए रखिए। जिस तरह से आपने हमारे स्मार्ट क्लास 77 को अपना प्यार दिया, उसी तरह से एसएससी 77 यूपी वाले को भी अपना प्यार दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपने हमारी क्लास को देखा। और हाँ, यदि आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे आपके लिए। सारी की सारी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप जितने तैयारी करना चाहते हैं, जब तक आपको तैयारी करवाएं, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो आप बने रहिए सफलता को हासिल करने के लिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, है ना। तो उस मेहनत का परिणाम क्या चाहते हैं, हम आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक शेयर करिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ कर सके, कुछ हमारे क्लासेस उपयोगी हो सके, बहुत अच्छा होगा वो। ठीक है मित्रों, आशा करती हूँ आप लोग जरूर क्लासेस को शेयर करेंगे और हमारी बात को समझेंगे। फिर मिलेंगे हम आपसे एक बहुत ही शानदार जानदार क्लासेस के लिए। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता के आज्ञा का पालन करिए और अपने कर्म को इस प्रकार से निर्धारित करिए कि उसका जो फल मिले आपको वो हमेशा मीठा ही मिले। ठीक है मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।